इंग्लिश में आज सबसे पहले अपने पोइम्स के बारे में बात करेंगे। पोइम्स टोटल आपके सिलेबस में 4 पोइम है और 4 पोइम्स आपके 9 नंबर की है और उसमें से सबसे पहले आपके एक्सप्लेनेशन है वो 4 नंबर की आएंगी और 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे छोटे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके टोटल 4 पोइम्स है, आपको इजी तरीके से सभी पोइम्स करवा दी जाएगी। ऐसे मान लीजिए आप 9 में से 9 अंक आप आराम से अगर वीडियोस को देखते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 9 में से 9 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज अपने बात करेंगे 4 पोइम में। सबसे पहली पोइम रिस्क के बारे में, और चलिए अपने स्टार्ट करते हैं रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले कोई भी अपने टॉपिक करते हैं तो उसका अर्थ पता होना चाहिए। मान लीजिए आज मैं आपको पोइम करवा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि पोइम होती क्या है। देखिए पोइम को हिंदी में बोलते हैं कविता, काव्यांश या पद्य। अब आप बोलोगे सर ये काव्यांश पद ये क्या है। देखिए अपने बचपन में आपने एक पोइम गुनगुनाई होगी, जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। ये एक पोइम है 4 लाइनों की छोटी जो अपने बचपन में गुनगुनाते थे। अब हिंदी में मान लीजिए, हिंदी में मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ये छोटी एक पोइम थी। इसी तरीके से अपने सिलेबस में पोइम्स दी हुई है, ये पैटर्न तो सेम है, वो अपने छोटी लाइनों की थी। ये इसमें क्या अलग अलग बड़ी बड़ी लाइनों की या जैसे 14 लाइनों या 20 लाइनों की, ये जो अपनी पोइम्स है ये अपने सिलेबस में दी हुई है। तो सबसे पहले अपने आज करेंगे रिस्क पोइम के बारे में। रिस्क पोइम में क्या कहा गया है और ये इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, रिस्क की पोइम की थीम क्या है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। चलिए पोइम की बात करते हैं। रिस्क, तो रिस्क का अर्थ क्या होता है। रिस्क को हिंदी में बोलते हैं खतरा या जोखिम। तो ये अपने जो सिलेबस में रिस्क पोइम है, इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया यानी कि ये पोइम अपने क्यों लगी है, इसका अर्थ क्या होता है रिस्क का। मान लीजिए देखिए रिस्क एक पोइम है, ये मोटिवेशनल पोइम है। ये स्टूडेंट को मोटिव करती है कि अपने कोई भी कार्य करे उसमें खतरा है, यानी कि अपने जोखिम है। अगर इस डर से कि अपने कोई भी कार्य करने में जोखिम है, अगर अपने कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे अपने को सफलता नहीं मिलेगी। तो इसमें जो पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि आप छोटे से छोटे लेकर कोई भी कार्य कर लीजिए, उसमें आपको खतरा जरूर है। ऐसे इसलिए आपको कोई भी कार्य है वो निश्चित होकर आप कीजिए, उसमें रिस्क तो है, ये तो श्योर है। तो इस हिसाब से इस पोएम में क्या कहा गया है तो वो अपने चलते हैं, बात करते हैं कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी कि हंसने में भी खतरा है। अब मान लीजिए कि आप पूछोगे कि हंसने में क्या खतरा है। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो हंस रहा है, आप उसको जानते नहीं हो और आपने उसको अचानक देखा कि ये व्यक्ति हंस रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगी कि ये देखिए ये हंस रहा है, ये तो मूर्ख है। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ, एक एक्टर्स है नाना पाटेकर, जिस तरीके से वो हंसते हैं, ठीक है, मान लीजिए उनका अभिनय है, वो बढ़िया एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो हंसने में ऐसे कुछ ऐसे हैं जो उनको पागल मानते हैं क्योंकि ये पागलों की तरह हंसता है। यानी कि कवि ये कहता है कि अपने हंसने में भी खतरा है, या अपने जिस हिसाब से हंसते हैं अपने को पता है कि इसके पीछे रीजन है। मान लीजिए कोई जोक पे हंस रहा है या किसी भी तरीके से हंस रहा है, लेकिन वो हंस रहा है उसका रीजन अपने को पता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पर कमेंट करेंगे कि ये तो मूर्ख है इस वजह से हंस रहा है, तो वो हंसने में भी कमी निकालेंगे। इसलिए कवि छोटी सी छोटी बात को कह रहा है कि आप अगर हंसोगे तो उसमें भी खतरा है। चलिए आगे देखते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अवेटिंग द सेंटिमेंटल, यानी कि अब रोने में भी खतरा है। अब रोने में कैसे खतरा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो रो रहा है, कैसे कि इसमें लिखा है कि टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग द सेंटिमेंटल, यानी कि रोने में क्या खतरा है कि वो भावुक लगेगा। यहाँ पे मैं सेंटिमेंटल का अर्थ होता है कि भावुक होना, सेंटिमेंटल होता है भावुक होना। अब आप पूछोगे जी भावुक क्या होता है। भावुक जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको अपने सीरियस कोई बात बता दें, यानी सीरियस मैटर वाली ऐसी कोई बात हो जिससे वो रोने लग जाएंगे, यानी उसका जो मनोदशा है, उसकी मनोवृत्ति है वो रोने की तरह होगी। तो इसलिए ये कवि कह रहे हैं कि टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी खतरा है कि वो भावुक नजर आएगा। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का अर्थ होता है शामिल होना, इन्वॉल्वमेंट यानी कि शामिल होना, ठीक है। अब देखिए टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अगर अपने किसी व्यक्ति की सहायता करेंगे तो उसमें रिस्क है कि अपने उस कार्य में शामिल हो रहे हैं, संलिप्त हो रहे हैं। लिप्त होने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप अननोन पर्सन है, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो
सामने वाला अगर आपको करेगा, जज करेगा, तो कि ये मानेगा कि ये इसी कार्य में शामिल है, चाहे वो कार्य अच्छा हो या बुरा हो, उसमें भी लोग कमिटमेंट करेंगे कि ये बंदा है जो इस कार्य में लिप्त है। Expose feeling is to risk exposing your true self, यानी कि इसमें ये बात कही गई है कि अगर अपने भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी खुद की भावनाएं हैं जो इधर की, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, वास्तविक व्यक्तित्व। मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी है और वो आपके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो वो अपने वास्तविक व्यक्तित्व को खोने की रिस्क है उसमें। वास्तविक व्यक्तित्व आप समझे नहीं, मतलब मैं आपको दोबारा बताता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत दुखी है, आपका दोस्त है, मान लीजिए वो आपके पास आया, बहुत ज्यादा दुखी है, वो अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त कर रहा है, ये मान के कि आप उसके दोस्त हो, लेकिन उसमें क्या खतरा है कि आपका दोस्त आपकी भावनाओं को किसी दूसरे को बताए, तो इस बात में भी एक्सपोज करे वो आपकी भावनाओं को, तो उसमें भी खतरा है। अब देखिए, टू प्लेस आइडियाज अनदर ड्रीम बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अपने आइडियाज होते हैं विचार, एंड ड्रीम्स अपने सपने, बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क। अगर आप एक भीड़ को, क्राउड होता है भीड़, अगर भीड़ को आप अपने आइडियाज, अपने विचार बता रहे हो, तो उसमें भी रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? इज बीइंग कॉल्ड नेव। नेव का अर्थ होता है अनाड़ी, अनाड़ी बोल सकते हैं या नौसिखिया बोल सकते हैं, नौसिखिया, या इसको अपने बोल सकते हैं अनएक्सपीरियंस्ड। अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अगर आप किसी भीड़ को अपने आइडियाज, अपने सपने के बारे में बता रहे हो, तो उसमें क्या खतरा है कि भीड़ आपको ये कह सकती है, आप पे ये कमिटमेंट कर सकती है कि ये तो अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, ये तो नौसिखिया है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, बोलने का ढंग ही नहीं है। तो इस बारे में इस लाइंस में ये कहा गया है कि वो आपको इस हिसाब से जज कर सकती है कि आप अनएक्सपीरियंस हो। तो चलिए आपको एक बार जल्दी सी इस दोबारा स्टेंजा को एक बार दोबारा कर लेते हैं कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। हंसने में क्या रिस्क है कि आप मूर्ख प्रतीत हो गए। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग द सेंटिमेंटल। अगर आप रोते हो तो उसमें ये रिस्क है कि आप भावुक लगोगे। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर आप किसी दूसरे की सहायता करते हो तो उसमें शामिल होने का, यानी कि मान लीजिए कोई बुरा कार्य है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है बंदा जो बहुत बुरा कार्य कर रहा है, आप उसके साथ खड़े हो तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये भी वो उस बुरे कार्य में शामिल है, हालांकि आपको उससे लेना देना नहीं है, फिर भी लोग ऐसे समझेंगे, कमिटमेंट करेंगे। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप किसी के सामने अपने भावनाएं व्यक्त कर रहे हो तो आपके वास्तविक व्यक्तित्व को खोने का उसमें खतरा है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अगर आप एक भीड़ को अपने ड्रीम्स, अपने आइडिया, अपने विचार, अपने सपनों के बारे में बता रहे हो तो भीड़ आपको एक अनाड़ी, नौसिखिया, अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति कहने का खतरा है। तो मीनिंग्स की बात कर लेते हैं। टू लाफ का अर्थ होता है हंसना, रिस्क खतरा हो गया। अपीयरिंग का अर्थ होता है प्रकट होना या प्रकट होना। टू द फूल यानी कि फूल का अर्थ होता है मूर्ख। अब बात करते हैं टू वीप। वीप का अर्थ होता है रोना, इज टू रिस्क, इसमें खतरा है। अपीयरिंग का अर्थ प्रकट होना, सेंटिमेंटल भावुक दिखना। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का अर्थ होता है शामिल होना। टू एक्सपोज, एक्सपोज का अर्थ होता है बताना, एक्सपोज करना, अपनी फीलिंग्स बाहर निकालना, जाहिर करना। फीलिंग्स होती है भावनाएं। इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने वास्तविक व्यक्तित्व को। द प्लेस आइडियाज, आइडियाज होते हैं अपने विचार। एंड ड्रीम्स, ड्रीम्स होते हैं सपने। क्राउड, क्राउड का अर्थ होता है भीड़। इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, अनएक्सपीरियंस्ड कहलाने का इसमें खतरा है। अगर देखिए टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड रिटर्न। अब देखिए प्यार करने में भी खतरा है। किस चीज का खतरा है प्यार करने में? कि अपने को बदले में प्यार मिले या ना मिले, अपने को इस चीज का खतरा है। अगर कोई व्यक्ति प्यार करे तो उसमें भी खतरा है कि सामने वाला बदले में उसे प्यार दे या ना दे। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी कि जीने में भी खतरा है। किस चीज का खतरा है? कि जीने में मरने का खतरा है। कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसको हर वक्त इस चीज का भय लगा रहता है कि कहीं उसे मौत ना आ जाए, तो इसलिए जीने में भी मौत का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर। आशा करने में, होप होती है आशा, आशा करने में भी खतरा है। किस चीज का? कि उसे निराशा ना मिले, यानी किस चीज की होप करे, आशा करें तो उसमें किस चीज का खतरा है? कि वो डिसअपियर ना हो जाए, निराश ना हो जाए। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर।
ट्राई यानी कि कोशिश करने में भी खतरा है, किस चीज का, फेल होने का। अगर अपने किसी भी चीज को अगर पहली बार ट्राई करते हैं तो उसमें किस चीज का खतरा होता है, फेल होने का खतरा होता है। चलिए थोड़ी सी मीनिंग्स की बात कर लेते हैं। टू लव इज टू रिस्क, लव होता है प्यार, आप सभी को पता है। इज टू रिस्क खतरा है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, बदले में प्यार ना मिलने का। रिटर्न का अर्थ होता है वापस, ठीक है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में खतरा है। डाइंग का अर्थ होता है किसी का मरना, मरना होता है डाइंग का अर्थ। टू होप, होप का अर्थ क्या होता है, आशा। इज टू रिस्क डिसअपियर, निराशा का खतरा है आशा करने में भी। टू ट्राई इज टू रिस्क, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में फेल होने का खतरा है। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग की 10 लाइनें थी, 2 स्टेंजाज अपने किए हैं, उसमें देखिए पॉइंट होता है वो सबसे पहले कोई भी पोइम होती है उसका अपने से इंट्रोडक्शन करवाता है। इंट्रोडक्शन मतलब उस पोइम के बारे में, उस पोइम से अपने को अवगत कराता है। जैसे अपने सबसे पहले रिस्क पोइम के बारे में अपने को इंट्रोडक्शन कैसे करवाया पोइट ने, तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले पोइट ने ये कहा कि हंसने में खतरा है, रोने में खतरा है। इस बारे में, ये पूरी चीज के बारे में, अपने जो रिस्क थे अपने, उसके बारे में पूरे को अपना इंट्रोडक्शन करवा लिया। अब जो आगे की लाइन्स है उसमें कंक्लूजन निकालेगा। कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, यानी कि हैजर्ड का अर्थ भी क्या होता है, इसमें खतरा ही होता है। हैजर्ड का अर्थ भी खतरा। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें क्या है, हर चीज में खतरा है, लेकिन बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें खतरा लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, हम सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अपने जीवन में कोई रिस्क न लेना, वही तो सबसे बड़ा खतरा है। तो कवि क्या कहता है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें रिस्क है वो हर हाल में लेनी चाहिए। अगर अपने किसी चीज के रिस्क नहीं लेते तो ये भी क्या है, सबसे बड़ा हैजर्ड है, यानी कि रिस्क है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, अगर कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, कुछ नहीं होता है, हेज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, इज नथिंग, वो कुछ नहीं होता है, बिकम नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता। यानी कि अपनी लाइफ में वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर वो रिस्क नहीं लेता है। कभी यहाँ पे अपने को मोटिव कर रहा है कि हमें हर हाल में रिस्क लेनी ही पड़ेगी अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है। दोस्तों अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इस चीज में कुछ ना कुछ तो आपको रिस्क ही लेनी पड़ेगी। और उस अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ेंगे उसमें भी तो कोई ना कोई तो रिस्क है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति, इसमें जो पॉइंट है वो शॉर्ट एंड स्वीट यही बात कह रहा है कि हमें हर हाल में रिस्क लेनी ही पड़ेगी। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। दोस्तों जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है तो उसके बारे में ये कहा है कि दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। वो क्या है, सोरो का अर्थ होता है दुख, ठीक है। वो अवॉइड का अर्थ होता है कि दूर होना या मना करना, यानी कि वो दुख से दूर रह सकता है। एक अगर व्यक्ति है वो रिस्क नहीं लेता है तो वो दुख दर्द से दूर रह सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन क्या है कि वो लर्न यानी कि सीख नहीं सकता, फील यानी कि महसूस नहीं कर सकता, चेंज यानी कि वो खुद में बदलाव नहीं कर सकता, ग्रो यानी कि वो बढ़ नहीं सकता, लव और लिव यानी कि वो ना तो प्यार को महसूस कर सकता है ना वो लिव यानी कि जिंदा। यानी कि इस पहली लाइन में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है तो वो दुख दर्दों से दूर रह सकता है, लेकिन वो खुद के अंदर वो खुद सीख नहीं सकता, वो खुद अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, वो अच्छे तरीके से जी नहीं सकता। ये बात कही है। दूसरी बात देखिए इसमें, chained by their certitude they are selves, they have forfeited their freedom। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भाग्य पे विश्वास करता है, भाग्य पे विश्वास के ऐसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मानव जो अंधविश्वास की बात है, भाग्य की विश्वास है, ऐसी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। they have forfeited their freedom, वो अपनी जो स्वतंत्रता है उससे वो दूर है। forfeited freedom यानी कि सेल्फ का अर्थ होता है गुलाम होना, सेल्फ होता है गुलाम,
ठीक है। चेन यानी कि बंधा हुआ है, वो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, यानी कि ओनली वह व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क लेता है वास्तव में स्वतंत्र वही है। यानी कि फ्री का अर्थ होता है ट्रूली फ्री, यानी कि वास्तव में स्वतंत्र वही है। फ्रीडम उसी को है जो अपने जीवन में रिस्क लेता है। चलिए जल्दी से स्टेंजा को दोबारा देख लेते हैं। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है वो अवॉइड यानी कि अपने दुख और दर्द से वो दूर रह सकता है। बट दे कैन नॉट लर्न, वो सीख नहीं सकता जीवन में, फील महसूस नहीं कर सकता, चेंज बदलाव नहीं कर सकता। ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना, अपने अंदर की आगे बढ़ नहीं सकता। वो लव और लिव यानी कि वो प्यार और उस चीज को महसूस नहीं कर सकता। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड भाग्य विश्वास, यानी कि जो अपने भाग्य पे या इस तरीके से अंधविश्वासों से घिरा हुआ था वो एक तरीके से चेंज यानी कि वो क्या है, गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वो अपने जो वास्तविक स्वतंत्रता है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, मतलब कि जो व्यक्ति रिस्क लेता है वास्तव में वही स्वतंत्र है। ट्रूली फ्री का अर्थ होता है स्वतंत्र, यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेता है रियल में तो वही स्वतंत्र है। तो दोस्तों अपनी रिस्क पोएम कंप्लीट हो गई है, तो अब आज हम सीखेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपने को कैसे करनी है। यानी एक्सप्लेनेशन का एक तरीका होता है, आपने वैसे तो पढ़ा हुआ खूब की दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये रेफरेंस में लिख देते हैं, ऐसे करके कोई सिस्टम होता है। लेकिन आज मैं आपको इजीली एक तरीका बताऊंगा, चाहे कोई सी पोएम आ जाए, आपको वो तरीके वो लाइंस आप लिख दो उसमें और आराम से आपके नंबर मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क पोएम की। तो अपने क्या है रिस्क पोएम में टोटल अलग अलग जैसे स्टेंजा है, तो पहचानना है कि कैसे पहचाने कि ये पोएम रिस्क ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क वर्ड देखो आप, रिस्क वर्ड हर बार हर एक स्टेंजे में यूज हुआ है, तो रिस्क पोएम को आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये कौन सी पोएम है, रिस्क। और दूसरी बात, मेन बात इसमें टू लगा है, टू लाफ या टू वीप ये लगा है, तो टू के बाद में ये फर्स्ट फॉर्म लगी है, इंफिनिटिव होता है, ये सिर्फ रिस्क पोएम में लगा है। जैसे टू इससे भी पहचान सकते हो आप। और दूसरी बात, आप रिस्क वर्ड है मेन, उससे भी पहचान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन करनी कैसे है। तो देखिए ये अपनी पोएम का नाम रिस्क है ही है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये है ना टू लाफ, ये डॉट डॉट का नेटिव, आप सोच रहे होगे ये लिखा कैसे है। ये क्या है कि जो आपकी जो पोएम जो स्टेंजा दिया होता है उसकी फर्स्ट वर्ड, आप फर्स्ट वर्ड उठा लो, जैसे टू लाफ इतना उठा लिया, उसके बाद में डॉट डॉट करके और जो लास्ट वर्ड है वो यहाँ पे आप लिख दो। अब बात करते हैं रेफरेंस की। तो रेफरेंस में क्या है, मैं आपके 3-4 लाइनें आपको बता दूंगा फिक्स, चाहे कोई सी भी पोएम आए आपको सिर्फ वही लाइनें लिखनी है और बस नाम कितना चेंज करना है, वो थोड़ा सा चेंज करना है, वो मैं बताता हूँ। ये आपका रटा रटाया है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पंक्तियां हैं जो हमारी इस पोएम से ली गई है। यहाँ पे आपने नाम लिख दिया रिस्क, रिटन बाय जेनेट रैंड, ये अपने यहाँ पे पोइट का नाम लिख दिया। ये फिक्स लाइनें हैं, ये तो आपको सभी को याद ही होगी। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट अच्छा और अच्छे तरीके से बनाना चाहता है तो इसको लिख सकते हैं दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, यानी कि ये सेम यही जो टेकन फ्रॉम द पोएम जो वर्क कर रही है वही ये लाइन दूसरी है उसका सेम यही वर्क है। देखिए दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम रिस्क रिटन बाय जेनेट रैंड, यहाँ पे रिस्क और ये जेनेट रैंड ये अपने रिस्क पोएम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्क पोएम का नाम लिखा और ये रिटन भाई यहाँ पे इस पोएट का नाम लिखा है। अगर मान लीजिए रिस्क पोएम के अलावा कोई और पोएम है तो अपने को क्या करना है, ये लाइन सेम टू सेम लिखनी है। आप इसको याद कर लीजिए, थोड़ी सी लाइन है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, ये यहाँ तक याद करने के बाद में जो यहाँ है ये डॉट डॉट लिखा है, यहाँ पे आपको पोएम का नाम लिखना है। रिटन बाय ये किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे पोएट का नाम लिखना है। अब चलिए तीसरी बात, दीज लाइन्स अपर इन द पोएम, बाद में यहाँ पे ये फिर वही पोएम का नाम रिटन बाय जेनेट रैंड, ये अपने पोएट का नाम। तो अपने को करना क्या है, बस सिंपल ये 3 लाइनें हैं, आप इसको रट लीजिए, एग्जाम में काम आएगी। चाहे कोई सी भी पोएम आए
कोई सी भी आप उसके ये लाइनें आप यूज कर सकते हो। करना क्या है, बस ध्यान देने वाली बात यही है कि तीनों में से कोई भी एक पैटर्न आप याद कर लीजिए। पैटर्न तीनों ही बढ़िया है, A1 पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में से कोई भी एक जो आपके लिए इजीली याद हो। वैसे आपको ये ऊपर वाला याद तो होगा ही, लेकिन आप चाहिए आप ये भी याद कर सकते हैं, अपने लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप लिख लीजिए। जो रेफरेंस है आपका, रेफरेंस गलत नहीं होगा। रेफरेंस में अगर आपकी 4 पोएमें हैं, चारों को कैसे पहचानना है कि ये कौन सी पोएम के जो स्टेंजा दिया हुआ है मैं आपको बता दूंगा। रिस्क पोएम की इजीली है क्योंकि रिस्क वर्ड 3-4 बार आया है, हर बार लगभग हर स्टेंजा में आया हुआ है, तो रिस्क पोएम आप आसानी से पहचान सकते हो। उसके अलावा रिस्क की एक और पहचान है कि टू लगा है, इस हिसाब से जैसे टू लाफ है, टू वीपिंग है, जो भी लिखा है उसके उस प्रकार आप उसे पहचान सकते हो। और बाकी जो पोएम है नेक्स्ट अपने 3 बाकी बच गई, उसमें आपको कैसे पहचाननी है। रेफरेंस का आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर ये चीज आप रट लेते हो तो आप श्योर हो जाओ कि रेफरेंस अगर आपका सही है तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। बाकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है वही मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने रेफरेंस कर लिया है, तो जिस हिसाब से मैंने रेफरेंस को आपको तरीका बताया कि चाहे कोई सी भी पोएम आ जाए, आपको ये लाइनें हैं आप लिख सकते हो, इस रेफरेंस को आप इस हिसाब से कर सकते हो। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट को कैसे करना है, चाहे कोई सी भी पोएम हो, आपको मैं कुछ पैट लाइनें जो होगी वो आप उसमें यूज कर सकते हो। चाहे कोई सी भी पोएम का कॉन्टेक्स्ट हो आप उसमें लिख सकते हो। कुछ इतनी लाइनें हैं जो आपको रटनी है तो आसानी हो जाएगी आपके लिए कॉन्टेक्स्ट लिखने में। तो देखते हैं। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, इसमें ये लाइन लिखी है मैंने जो 1 2 3 4, ये आप रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप इन जो 4 लाइंस है आप इनको एक्सप्लेनेशन में भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं बताता हूं इनका अर्थ क्या। देखिए, इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जैसे मान लीजिए आप हिंदी में कोई कविता करते हो तो अपने लिखते थे हिंदी में कि इस कविता में कवि हमें ये बताता है कि जो मान लो रिस्क के बारे में कह रहा हूँ, तो इन पंक्तियों में कवि बताता है कि हमें रिस्क लेनी चाहिए, जिंदगी में रिस्क के बिना कुछ नहीं है। अपने हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, सेम टू सेम ऐसे लिखते हैं। अगर कोई भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है तो अगर उसको कहेंगे ना तो उसको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि इन दिस लाइंस द पोएट सेज दैट। वो अपने आप के अंदर से फील आएगी, वो लिखेगा कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है या इन पंक्तियों में कवि बताता है। जैसे अपने पहले छोटे होते थे तब किया करते थे, तो वही सेम बात है कि आपको ये पैट लाइन याद कर लो, इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि। बाद में देखिए सेम टू सेम ये लाइन है, बस थोड़े से वर्ड आगे पीछे है। इन दिस लाइंस द पोएट टेल्स अबाउट, इन पंक्तियों में कवि के बारे में बताता है। ये देखिए टेल्स अबाउट, बाद में आपको क्या करना है, टेल्स अबाउट के बाद में जैसे अब रिस्क के बारे में बता रहा है ना इन इस रिस्क पोएम में, तो अपने लिख रहे हैं कि टेल्स अबाउट रिस्क, तो यहाँ पे अपने यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में रिस्क। अगर कोई और पोएम है तो टेल्स अबाउट, बाद में उस पोएम का जो अपने थीम उस हिसाब से अपने चला सकते हैं। अब देखिए थर्ड लाइन में, इन दिस लाइन द पोएट सजेस्ट दैट, इन पंक्तियों में कवि हमें सलाह देता है कि मान लीजिए कोई भी पोएम है, उसकी एक थीम होगी, सेंट्रल थीम होगी, केंद्रीय उसकी जो थीम होगी उसकी आप ऐसे कर सकते हैं कि वो यहाँ पे लिख सकते हैं जो उस पोएम में कवि सलाह दे रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में स्टार्टिंग कॉन्टेक्स्ट भी इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अस, इन पंक्तियों में कवि हमें कहता है कि, ये देखिए क्या कहता है कि रिस्क ये है, रिस्क के बारे में है, हंसने में रिस्क है, रोने में भी रिस्क है, तो ये जो हमें कहता है कि। उसके बाद में आप लिख सकते हो, अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया है पोएम में, उसको पता ही नहीं है रिस्क क्या है, तो अगर वो सेम टू सेम वो पोएम जो उसमें है अगर उसको भी लिखना चाहता है तो देखिए इसके बाद में इजी लगेगा कि टू लाफ इज टू रिस्क, ऐसे करके इसके बाद में इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अस, इस हिसाब से वो लिख सकता है। तो मान लीजिए आपकी 4 पोएम्स है, 4 पोएम में कॉन्टेक्स्ट को करने का ये तरीका बेस्ट तरीका है। आप आसानी से इसको कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद करना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड्स हैं आगे पीछे हुए हैं, उनको आप इजी से ये जो चारों लाइनें हैं वो याद करो। ये लाइनें जो मैंने बताई है ये आप कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हो और एक्सप्लेनेशन में भी ये लाइनें आपके काम आएगी इजीली, जो भी एक्सप्लेनेशन करोगे। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए अपने को करनी है, मैंने रिस्क पोएम का आपको रेफरेंस बता दिया है अच्छे तरीके से, 3-4 तरीकों से मैंने रेफरेंस करवा दिया है। अब चलिए कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं।
पूरी रिस्क पोइम में जो भी स्टेंजा है, स्टेंजा बोलते हैं जैसे अपने लाइंस लिखी है 1 2 3 4, जैसे पहली 4 लाइन जैसे होगी तो ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया, उसके बाद में मान लीजिए आगे की 4 लाइन या 6 लाइन है वो सेकंड स्टेंजा हो गया। वो अलग अलग स्टेंजा के हिसाब, जैसे मान लीजिए सोनेट है तो फर्स्ट 8 लाइन, फिर उसके बाद में 6 लाइन, 8 और 6 लाइन, इस हिसाब से अलग अलग स्टेंजा बनते हैं, तो उनको स्टेंजा बोलते हैं। तो उसी स्टेंजा के हिसाब से जो अपने रिस्क पोइम है उसके कोई भी स्टेंजा हो, चाहे शुरू से लेकर लास्ट तक, ये जो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं आप ये किसी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम, ये तो आप सभी को पता है, मैं 3-4 बार वीडियो में बता चुका हूं कि रिस्क क्या है, एक मोटिवेशनल पोइम है जो अपने को क्या करती है, मोटिव करती है। क्या किस लिए मोटिव करती है, कार्य करने के लिए, यानी कि अपने कोई काम करने के लिए ये पोइम अपने को मोटिव करती है। द पोइट गिव्स अस ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कवि हमें मैसेज देता है। देखिए द पोइट कवि हो गया, गिव्स अस हमें देता है, ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी मानव जाति जितने भी लोग हैं, टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू अचीव समथिंग। अगर कवि कहता है हमें एक मैसेज देता है, क्या मैसेज देता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको अगर अचीव करना है, कुछ प्राप्त करना है, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है या अपने जीवन का गोल है उसको प्राप्त करना है, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी। बस ये इस पूरी पोएम की आप कॉन्टेक्स्ट है उसमें लिख सकते हो, चाहे कोई सा भी स्टेंजा हो, ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट करके कह सकते हो। तो दोस्तों हमने रिस्क पोएम का कॉन्टेक्स्ट कर लिया था, तो अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो जैसे मैंने आपको रेफरेंस बताया, रेफरेंस करने का तरीका बताया, चाहे कोई भी पोएम हो, उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने का तरीका भी बताऊंगा कि किस हिसाब से अपने कोई भी पोएम हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। चलिए आज अपने रिस्क पोएम कर रहे हैं, तो पहले मैं रिस्क पोएम की बताता हूँ कि एक्सप्लेनेशन जो स्टेंजा आपका दिया होगा उसका किस हिसाब से करनी है। तो ये देखिए ये फर्स्ट स्टेंजा है, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, इस हिसाब से आपका मेन एग्जाम में दिया हुआ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। अब देखिए ये ध्यान से इसको देखिए स्टेंजा को, मैंने कुछ वर्ड हैं कुछ अपनी तरफ से ऐड किए हैं और कुछ वर्ड इसी स्टेंजा से मैंने उठाए हैं, तो आपको बस ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा है रिस्क इज इन एवरी एक्टिविटीज, यानी कि रिस्क है वो हर गतिविधि में है। कौन कौन सी में, जैसे लाइक लाफ, देखो लाफ मैंने कहां से उठाया, ये यहां से उठा लिया लाफ, ये देखिए सेम टू सेम ये लाफ मैंने यहां से उठा लिया। उसके बाद में देखिए वीप, ये दूसरी लाइन से मैंने वीप उठा लिया है। उसके बाद में हेल्प, और ये देखिए यहाँ पे मैंने हेल्प उठा लिया है। उसके बाद में देखिए अनदर एंड एक्सपोज फीलिंग, ये इस लाइन से, यानी कि पहली जो ये स्टेंजा दिया हुआ है, पहला स्टेंजा दिया हुआ है, उसके मैंने कुछ वर्ड ऐसे उठा लिए इधर वाले साइड से। तो ये ऐसे करके पहली जो एक्सप्लेनेशन बनी है पहली लाइन की, देखिए रिस्क इज इन एवरी एक्टिविटीज लाइक लाफ, वीप, हेल्प, अनदर एंड एक्सपोज फीलिंग। उसके बाद में देखिए मैंने क्या किया है कि इधर वाला जो पैसेज, जो इसका कंक्लूजन, जो इस लाइन का जो मीनिंग था इधर वाले का मैंने आगे की लाइनों में दिया। जैसे बिकॉज वी लुक लाइक एज ए, अब देखिए आपको एज ए लिखने के बाद में यहां से उठाना है पहली लाइन से, ये फूल, एज ए फूल मैंने लिख दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ सेंटिमेंटल, ये यहां से उठाना है आपको सेंटिमेंटल। उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट है, इसको अपने इन्वॉल्व करना है, सीधा इन्वॉल्व कर दिया मैंने। एंड आर्टलेस, ये जो नेव है, नेव का अर्थ होता है, बता चुका हूं मैं आपको, अनाड़ी या अनएक्सपीरियंस, तो ये नेव है, इसी का सिनोनिम्स होता है आर्टलेस। मैंने यहाँ पे एंड आर्टलेस किया है, इस हिसाब से अपने को करनी है। अब दूसरी बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में, जैसे अब ये फर्स्ट स्टेंजा है पोइम का, अगर आपको पता है कि ये पोइम का फर्स्ट स्टेंजा है तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, ये एक्सप्लेनेशन इस स्टेंजा के लिखने से पहले आप कुछ लाइनें ऐड कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताई थी। जो कॉन्टेक्स्ट में जो लाइन जो बताई थी कि एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट में सेम लाइनें हैं, वही आप यही एक्सप्लेनेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको पता है कि ये पोइम का कौन सा स्टेंजा है तो आप एक और लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ये इस हिसाब से एक लाइन लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हैं, दिस इज खालिस्तान
स्टेंजा ऑफ द पोएम। देखिए ये मैंने ब्रैकेट खालिस्तान क्यों छोड़ा है, ब्रैकेट क्यों छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है, दिस इज खालिस्तान स्टेंजा ऑफ द पोएम। इसका मतलब ये है कि आपको अगर पता है ये पोएम का कौन सा स्टेंजा है, अगर आपको याद है, जैसे ये देखिए ये बहुत इजी है कि टू लाफ इज टू रिस्क, अपने को पता है कि ये पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है, तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, यानी कि ये क्या है, पोएम का पहला स्टेंजा है। उसके बाद में अपने स्टार्टिंग कर सकते हैं यहाँ से, रिस्क इज इन एवरी एक्टिविटीज। ये जो इतनी लाइनें हैं उसका मैंने बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन बना के दे दिया है। जो इसमें लाइनें दी है आपको उन्हीं में से वर्ड उठाने और इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। तो दोस्तों अपने फर्स्ट रिस्क पोएम का फर्स्ट स्टेंजा कर चुके हैं, तो अब सेकंड स्टेंजा करते हैं। जिस हिसाब से अपने फर्स्ट स्टेंजा किया था उसी वे से उसी तरीके से अपने सेकंड स्टेंजा करेंगे। तो देखिए ये सेकंड स्टेंजा की जो ये लाइंस है वो आपको एग्जाम में हूबहू मिलेगी। आपको करना क्या है, बस कुछ वर्ड्स है जो उनको ऐड करना है, इस हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन आसानी से कर सकते हो। और ध्यान रहे ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है वो जो मैंने आपको बता दिया है शुरू में, उसी हिसाब से आपको कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस दोनों करने हैं। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, ये ऐसे करके पोएम जो स्टेंजा दे रखा है सेकंड। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि वो लाइन जो ऐड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, दिस इज सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, क्योंकि ये सेकंड स्टेंजा आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेंजा है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क इज इन लव। अब देखिए ये जो रिस्क इज इन है इसके बाद में जो है जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं लव, लिव, होप एंड ट्राई, ये वर्ड आपको पोएम में मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लव लिखा है, ये मैंने यहाँ से लव उठाया है, ये लिव और ये होप और ये ट्राई, जो इधर वाली साइड से मैंने पहले ये वर्ड उठाए हैं, रिस्क इज इन लव, लिव, होप एंड ट्राई। उसके बाद में बिकॉज लगा के, बिकॉज देन वी लुक लाइक एज ए। अब यहाँ पे देखिए जो हेट, डाई, डिसअपीयर एंड फेलियर है, जो इसके अपोजिट आया है, जैसे लव के अपोजिट ये आया है कि हेट है, और लिव के डाई, और इस हिसाब से ये मैंने इस लाइन से यहाँ से उठाए हैं। देखिए रिटर्न ये डाई है, डाइंग का मैंने डाई किया है, डिसअपीयर, फेलियर, ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे सेट किए हैं। बिकॉज देन वी लुक लाइक एज ए हेट, डाई, डिसअपीयर एंड फेलियर, ये इस हिसाब से आप आसानी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। आपने रिस्क पोएम का ये नेक्स्ट स्टेंजा है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, ये सेम टू सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में दिया होगा। तो आपको इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले लिख लिया आपने एक्सप्लेनेशन, इसके बाद में सेम अपने जैसे पहले के स्टेंजा किए हैं उसी हिसाब से इस स्टेंजा की अपने एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखते हैं कैसे। ये लिखा है इसमें बट रिस्क मस्ट बी टेकन, इसके लिए अपने यहाँ पे लिखा है मैंने बट रिस्क इज, ये देखो बट रिस्क यहाँ से सीधा मैंने यहाँ बट रिस्क लिख दिया है। उसके बाद में लिखा है बट रिस्क इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये इस पोएम की जो सेंट्रल थीम है वो यही है कि हमें हमारा जो रिस्क है वो हमें लेनी चाहिए हमारे जीवन में। इट मस्ट बी टेकन, ये हमें जरूर लेनी चाहिए। वी डू नथिंग विदाउट रिस्क, हम रिस्क के बिना अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। If a person does not take risk in his life, then he cannot anything। यहाँ पे get हो रहेगा he cannot, यहाँ पे get anything, वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है तो वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। ये देखिए बहुत ही इजी वे में आपको ये लाइनें मैंने लिख दी है, आप इनको याद कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो करेंगे सेम इसी तरीके से। तो दोस्तों हम इसमें लिखा है कि इफ वी डू नॉट टेक रिस्क देन वी अवॉइड सफर एंड सो। अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो हम दुख को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम देखिए बट वी कैन नॉट लर्न फील लव एंड लिव, लेकिन हम लर्न सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते। अगर हम दुख है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेते तो हम सीख नहीं सकते। पर्सन टेक रिस्क इन हिज लाइफ, और ये लास्ट में ये यही कह रहा है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में रिस्क लेनी चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे की पोएम नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। टोटल आपकी 4 पोएम है, एक मैंने करवा दी है, बची है 3, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।